हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज़ MIQ के 5th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस साल के नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उस कंसेप्ट पर इस साल नीट एंड JEE में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं और कौन कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड हैं जिनसे कि इस साल नीट एंड JEE में क्वेश्चन आ सकता है। बट मेरी एक कंडीशन है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे MIQs को देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप सारे के सारे वीडियोज़ को बहुत कॉन्स्टेंट होकर ध्यान से देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दी मच रही है, जल्दी से हम वीडियो देख लें कितने मिनट का है। अगर आप बार बार ये देखते हैं ना कितने मिनट का वीडियो है, तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो देखना ही नहीं चाहिए। आप ऑनलाइन स्टडी कभी कर ही नहीं सकते। ऑनलाइन स्टडी के लिए आपके अंदर चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक से बैठे रहना है आपको स्टिल होकर। जैसे आप फिजिकल क्लास में 2-2 घंटे की क्लासेस आपने लिए हैं, 1.5 घंटे की क्लासेस लिए हैं, वो मेंटलिटी आप सेट कीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, और जो भी इसमें मैं बताऊंगा उसको आप फिजिकली नोट्स बनाएंगे। क्वेश्चंस की नोट्स का एक रजिस्टर बनाएंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता हूँ वो लिखेंगे। अगर आप ये सब कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे मैं आपको चैलेंज बोल रहा हूँ, मेरे MIQ से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या है हमारे MIQs। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने के वाले सारे के सारे MIQs आपको मिलते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर ऑर्बिट इज। वो बोल रहा है कि बोर ऑर्बिट थर्ड है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो देखिए, वेवलेंथ की जब भी बात चलती है और डी ब्रॉगली कंसेप्ट से, तो वेवलेंथ के कई फॉर्मूले हैं। पहला तो आप जानते हैं लैम्डा इज इक्वल H/mb, दूसरा है लैम्डा इज इक्वल H/√2m/ke, और तीसरा फॉर्मूला है H/√2m/qb। ये 3 फॉर्मूले आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इस साल नीट एंड JEE में डी ब्रॉगली पर क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इन सबसे भी ज़्यादा इजी है। वो फॉर्मूला है 2πr इज इक्वल n लैम्डा। तो ऐसे 4 फॉर्मूले जनरली जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन में ये A0 क्या है, ये क्या है। तो समझो, बहुत कूल होकर जब सबसे सिंपल सा फॉर्मूला आप उठा लीजिए 2πr इज इक्वल n लैम्डा इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताइए। तो थर्ड बोर, तो इसमें आपको n मिल जाएगा, थर्ड रख सकते हैं। वेवलेंथ जो होती है वो जनरली रेडियस से उसका बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस से उसका बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। तो रेडियस क्या होती है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। इसमें से 0.529 और एंगस्ट्रॉम ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसको वो मान लेता है A0। तो R इज इक्वल n² A0 बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं, जब इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा 2πr, R की जगह मैं R की वैल्यू रख देता हूँ n² A0 इज इक्वल 3 लैम्डा। यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा 2π3² A² इज इक्वल 3 लैम्डा। 3 से 3 का स्क्वायर कट जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन के लिए Z हमारा 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6π A0 इज इक्वल लैम्डा। ये आंसर आ गया आपका, तो थर्ड आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने में आपको हो सकता है लगे कि टफ है, बट आपको स्ट्रेटजी डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो स्टूडेंट्स ये है कि डी ब्रॉगली कंसेप्ट इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम यही क्वेश्चन आएगा,
बट इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा डी ब्रॉगली की जो ये फॉर्मूले है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, आप जरूर याद रख लें। लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, के ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू बी, यहाँ पे क्यू चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल, और वी उसका वोल्टेज है। तो अलग अलग कंडीशन में ये लगेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जरूर आप ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस साल आने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स है वो क्या है, इन विच ट्रांजिशन इमिशन ऑफ फोटोन विद मैक्सिमम वेवलेंथ अकर्स इन, मतलब कि वो बोल रहा है कि ये ट्रांजिशन दिए गए हैं 4 आपके सामने, इनमें से मैक्सिमम वेवलेंथ का फोटोन इनमें से किस ट्रांजिशन में निकल रहा है। देखिए मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, और अभी हाल ही में किसी एग्जाम में ये देखा भी गया है। इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, वैल्यूज अलग थी, बाकी यही था। तो क्या है इस कंसेप्ट का बेसिक, और बहुत ही इजी है, देखते हैं कैसे। अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ जाएंगे तो कभी भी आपसे गलत नहीं होने वाले क्वेश्चन। तो बहुत बेसिकली अपन समझते हैं, पहले तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन में वो वेवलेंथ की बात कर रहा है, एनर्जी की बात नहीं कर रहा है। लेकिन इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप एनर्जी से शुरुआत किया कीजिए। सबसे पहले अपन देखेंगे एनर्जी इनमें से किसकी ज़्यादा है, ये पता करना आपको सबसे ज़रूरी है। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, ये वाली बी वाली लाइन सबसे बड़ी है, तो क्या एनर्जी बी की सबसे ज़्यादा होगी। और सबसे छोटी लाइन कौन सी है, डी वाली, तो क्या एनर्जी डी की सबसे कम होगी। ऐसे देखना है या कैसे देखना है, तो देखिए ये चीज़ें आने के लिए हमको क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्ट्रम हमको आना चाहिए। तो वो इमिशन स्पेक्ट्रम में आपको शॉर्ट में इसमें बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट में आप समझिए इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग कि ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, कोई सी भी सेल हो सकती है। तो जो सबसे पहली सीरीज होती है इसमें लाइमन सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, जिसमें लाइन आपकी कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, बट कंडीशन ये है कि वो लाइन आनी कहाँ चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए। अगर लाइन फर्स्ट में आ रही है तो ये लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज। और इस सीरीज की लाइंस की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर उसके बाद लाइमन, ऐसी लाइमन के बाद आती है बामर, बामर सीरीज यहाँ ख़त्म हो जाती है सेकंड सेल में। फिर आती है लाइमन बामर का पाशन, फिर आती है ब्रैकेट, फिर आती है फुंड, फुंड की स्पेलिंग PFUND होती है, और फिर आती है हम्प्री। ऐसे आप हमारी छः सीरीज़ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 6 सीरीज़ हैं। ये 6 सीरीज़ों के नाम आपको अच्छे से याद आना चाहिए, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड हम्प्री, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड हम्प्री, ये 6 के 6 आपको याद होना चाहिए। इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे पता करेंगे, तो मैंने आपको एक सीरीज़ का बना के दिखाया है कि अगर कोई सी भी लाइन 7 से 1 में आने वाली, 6 से 1 में आने वाली, 5 से 1 में आने वाली, 4 से 1 में, 3 से 1 में, 2 से 1 में, कहीं से भी आ रही है, बस कहाँ आ रही है, 1 में आ रही है, कहीं से भी आ रही है बट 1 में आ रही है, तो उसको हम कहाँ कैटेगराइज करेंगे, लाइमन सीरीज़ में। ऐसे ही कहीं से भी आ रही है बट सेकंड में आ रही है, इनफाइनाइट से सेकंड, 8 to सेकंड, 7 to सेकंड, 5 to सेकंड, 4 to 2, 3 to 2 और 3 to 2 लास्ट होगी इसकी। तो इस तरीके से लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड हम्प्री, तो इस तरीके से आपको पता करना है। तो बामर सीरीज की लाइन आपकी क्या हो जाएगी, ये बामर सीरीज की लाइन है, ये बामर सीरीज की लाइन है, ये बामर सीरीज की लाइन है। पाशन सीरीज की क्या लाइन हो जाएगी, ये पाशन सीरीज की है, ये पाशन सीरीज की है, ये पाशन सीरीज की है, ये बामर की है। ऐसे ही ब्रैकेट की हो जाएगी, फुंड की हो जाएगी, फुंड की ये है, बस एक ही लाइन दिखेगी क्योंकि इसके ऊपर मैंने बनाया नहीं है, आप चाहो तो बना सकते हो। ब्रैकेट की आपको 2 दिखेंगी, तो ऐसे आप बना सकते हैं, समझ गए। तो डिपेंड करता है कितने ऊपर से आप ला रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने ऊपर से ला रहे हैं। नाम क्या है सीरीज का वो सिर्फ इससे पता चलेगा आखिर कौन सी सेल में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, मतलब आप ऐसे याद रखो, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड हम्प्री, लाइमन वाले 1 मतलब कहीं से भी फर्स्ट सेल में आ रहा है तो लाइमन, बामर, बामर क्या है सेकंड, कहीं से भी सेकंड में आ रहा है तो बामर, पाशन थर्ड सेल में कहीं से भी आ रहा है, ब्रैकेट फोर्थ सेल में कहीं से भी आ रहा है, फुंड फिफ्थ सेल में कहीं से भी आ रहा है, और हम्प्री मतलब 6th सेल में कहीं से भी आ रहा है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं मान के, यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है कि ये फर्स्ट है, ये दिया नहीं कि सेकंड है, ये थर्ड फोर्थ दिया नहीं है, लेकिन मैं मान के चलूँगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर मैं मान लेता हूँ तो हमेशा सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? लाइमन से इस साइड आप जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। मतलब कि लाइमन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लाइमन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और जब एनर्जी घटती है तो फ्रिक्वेंसी भी घटती है, फ्रिक्वेंसी भी घटती है। और आप जानते हैं एनर्जी और फ्रिक्वेंसी दोस्त एंड वेवलेंथ इनकी दुश्मन, तो वेवलेंथ बढ़ेगी। मतलब कि कुल मिला के आप इस सीरीज़ में यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो रहा है? एनर्जी घटेगी, फ्रिक्वेंसी घटेगी और वेवलेंथ बढ़ेगी। अब पूछ लो भैया क्या पूछना है? वैसे ही आपको दिख रहा है, ये होती है लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन, ये होती है लास्ट लाइन। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? इसकी होगी, उससे कम फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। अब सवाल उठता है इसमें और इसमें किसकी ज़्यादा होगी? तो मैंने क्या बताया, इधर से इधर जाने पे एनर्जी घट रही है, तो इसके बाद इसकी कम होगी। मतलब ये लाइन देखने में बड़ी है लेकिन एनर्जी किसकी कम होगी? इसी की कम होगी, बड़ी वाली लाइन की, क्योंकि ये इसके बाद में है। ओके, तो कैसे पता चला बाद में है? क्योंकि ये इसकी ऊपर वाली सेल में क्लोज हो रही है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे नीचे जो लाइन आती है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। इसमें से लाइमन सीरीज कौन कौन सी हो सकती है? ये दोनों हो सकती हैं, लाइमन सीरीज ये दोनों हो सकती हैं। अब इन दोनों में बड़ी लाइन कौन सी है? इन दोनों में बड़ी लाइन ये है, तो इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एनर्जी। अब देखते हैं सबसे कम एनर्जी वाली लाइन कौन सी है। देखो सबसे ऊपर कौन सी है? सबसे ऊपर ये वाली है, सबसे ऊपर ये वाली है, तो सब ये तो होगी मैक्सिमम एनर्जी, तो ये हो जाएगी मिनिमम एनर्जी। तो एनर्जी का सीक्वेंस हमारा क्या बन जाएगा? एनर्जी का सीक्वेंस बन जाएगा, मैक्सिमम है अपनी सी की, फिर उसके बाद नीचे है ये तो डी, फिर बी और फिर ए। तो एनर्जी का आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। सबसे ज़्यादा सी की, फिर डी की, फिर बी की, फिर ए की। उसने हमसे वेवलेंथ का पूछा है, तो वेवलेंथ एनर्जी के अपोजिट होती है, तो सेम यही लिख दूंगा बट साइन को अपोजिट कर दूंगा। मतलब कि हमारा उसने पूछा कि मैक्सिमम किस में होगा, तो मैक्सिमम का आंसर क्या आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन तो एक सिर्फ बहाना है, इस कंसेप्ट को आपको सिखाना है, इस कंसेप्ट को आपको जरूर आना चाहिए। ये हाइड्रोजन का इमिशन स्पेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फॉर नंपरी 6 की 6 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सीरीज में लास्ट लाइन किस सेल में आती है आपको पता होना चाहिए। सीरीज की फर्स्ट लाइन किसको बोलते हैं? सीरीज की फर्स्ट लाइन हमेशा इसको बोलते हैं जो सबसे छोटी होती है, फर्स्ट लाइन। इसको अल्फा लाइन भी बोलते हैं और फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं लास्ट लाइन। क्या बोलते हैं इसको? लास्ट लाइन। लास्ट लाइन इनफाइनाइट से आती है। ओके, वैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। बस सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, एक बार और आप ध्यान से सुन लेना कि इस सीरीज की सबसे छोटी लाइन और इसकी सबसे बड़ी लाइन में सब एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी छोटी लाइन की, क्योंकि ये नीचे आ रही है। बस मेन कंसेप्ट ये है। ये अगर आपको पता है तो आप कोई सा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, आप समझ जाएंगे। ए मूविंग इलेक्ट्रॉन हैज इक्वल अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, देन फाइंड द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। वो बोल रहा है कि एक मूविंग या गतिशील इलेक्ट्रॉन है जिसकी पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इक्वल है, स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता है वो समान है। तो वो बोल रहा है कि इसकी वेलोसिटी, वेग में अनिश्चितता या वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बात बता देता हूँ कि इस साल ध्यान रखना इस बात को, इस साल की नीट और जेईई में जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आने वाला है? एक तो आपका डी ब्रोगली कंसेप्ट से, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था और फॉर्मूले बताए थे, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इनमें से आने की संभावना सबसे ज़्यादा है इस साल के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है क्वेश्चन? वो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम में अनसर्टेनिटी इक्वल है और अपन को वेलोसिटी में बताना है। तो हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के क्वेश्चन होते हैं उसका सबसे पहला एक ही फॉर्मूला है सिंगल, जैसे कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल देन अपॉन एच अपॉन 4 पाई। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे आपके, उनमें जितने भी क्वेश्चन सब में फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन ये फॉर्मूला लगेगा, पर इस फॉर्मूले को लगाने में कई टाइप की आर्ट होती है, कई कलाकारियाँ होती हैं।
मतलब स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को जब करते हैं तो सिस्टम सीखते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चन को अरेंज करना है। इसमें भी अपन यही देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में, वो बोलता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, पोजीशन और मोमेंटम में जो अनसर्टिनिटी वो इक्वल है। जब इक्वल है तो मैं इन दोनों को एक साथ मान सकता हूँ, तो डेल्टा पी स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई मान सकता हूँ इसको। अब इसके अलावा मैं जानता हूँ कि जब ये है वो पूछ रहा है वेलोसिटी कहाँ होती है, मोमेंटम के अंदर छिपी हुई होती है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एम भी स्क्वायर ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब मुझे तो ओनली डेल्टा वी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मास तो एक फिक्स वैल्यू, मास एक फिक्स चीज होती है, मास में चेंजमेंट नहीं होता है, तो वेलोसिटी में चेंजमेंट हो रहा है, तो मास को मैं नीचे ले डेल्टा वी स्क्वायर एच अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर, ये मैं कर सकता हूँ इजीली। अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं करी, सिंपल सा बस इसी फॉर्मूले को मैं सेट करता चला आया, बस क्वेश्चन हो गया। उसने डेल्टा वी स्क्वायर आ गया, डेल्टा वी पूछा था, तो इसको सॉल्व कर दूंगा। पहले डेल्टा वी पे स्क्वायर भी हटा देता हूँ, तो 1/2m आ जाएगा, क्योंकि 2 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 और एम स्क्वायर किया m, और अंडर रूट में आ जाएगा h अपॉन पाई। सॉल्व कर दूंगा, 1/2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम या ग्राम 31 में किलोग्राम, -31 पावर में किलोग्राम, और नॉर्मली किलोग्राम में ही रखते हैं क्योंकि SI और MKS यूनिट किलोग्राम ही होती है। H क्या होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 यूनिट जूल सेकेंड अपॉन पाई क्या होता है 3.14। तो देखिए, जब इस टाइप की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, इजीली कूल माइंड से सॉल्व करना चाहिए। क्या, सबसे पहले तो इससे ये 2 टाइम्स लगभग कट सकता है। दूसरा 1/18, ऐसा नहीं 18.2, फालतू की झंझट में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऑप्शन देख के आंसर इजीली निकल आएगा। इंटू 2 का अंडर रूट होता है 1.4, और इसका पावर जब अंडर रूट से बाहर निकलती तो हाफ हो जाती है -17। ठीक है, अब इसको 1.4, 2 का अंडर रूट 1.44 होता है, मतलब ये लगभग 1.5 है यानी 1.5 के पास है, और ये 18 है, 1.5 से 18 जाता है तो लगभग 12 आता है। ठीक है, मान सकते हो, इजीली कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। क्या बचा, 1/12 इंटू 10 की पावर -17, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 31 प्लस के। जब पावर बेस सेम हो तो पावर प्लस माइनस हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 1/12 इंटू 10 की पावर 31 में से 17 जाएगा 14। वैसे तो ये आंसर है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसके 12 का 1 में डिवाइड नहीं जाएगा, इतने सारे जीरो हैं, 14 जीरो हैं, 2 जीरो अपन ले लेंगे, तो 100/12 इंटू 10 की पावर 12 का 100 में चला जाएगा, 12 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 आता है, तो क्या आ गया 8 इंटू 10 की पावर 12 लगभग में। थोड़ा बहुत इसमें एग्जैक्ट नहीं है, 8.1 वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन अपन को तो ऑप्शन वाइज सिर्फ इतना मोटा मोटा सॉल्व करना हुआ करेगा अगर आपको सही में टाइम के अंदर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। इससे मिलती जुलती वैरायटी और भी बन सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बनेगी, लेकिन इस वैरायटी को अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो मिलती जुलती वैरायटी भी आप कर लेंगे, क्योंकि इस वैरायटी में काफ़ी कुछ चीज़ें डली हुई हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसमें बोहर का मॉडल एंड क्वांटम नंबर दोनों का मिक्सअप है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल ऑफ हाइड्रोजन इज -RCH/16, देन फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ डीजेनरेसी। क्या क्वेश्चन है, समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला टोटल वैल्यू ऑफ डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता की कुल संख्या बताइए। इफ हाइड्रोजन के किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -RCH/16 है। क्या है क्वेश्चन? बहुत कूल हो गया, आप सोचेंगे तो क्वेश्चन एक लाइन का है। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट 1-2 बातें बताता हूं, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है। -RCH/16 ये क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 13.6 इंटू Z² अपॉन N², यही होता है एनर्जी का फॉर्मूला। तो
क्या था, माइनस आर सी एच अपॉन 16 इंटू इज इक्वल एनर्जी क्या है, माइनस और लगाना, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि हाइड्रोजन के लिए जेड क्या होगा, 1 होगा, और एन स्क्वायर 16 है, मतलब कि एन की वैल्यू 4, एन स्क्वायर 16 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल 4, फोर्थ सेल है। तो ये माइनस 13.6 जो है माइनस आर सी एच के इक्वल होता है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन को जब आप अपन बहुत डिटेल में इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता पड़ेगा जो आर सी एच की, जहाँ रेडबर्ग कांस्टेंट है आर, रेट कांस्टेंट नहीं है थर्मोडायनेमिक्स वाला, रेडबर्ग कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट और एच प्लांक कांस्टेंट है, इन तीनों का मल्टीप्लाई आता है 13.6। तो उस बेस पर ये जो हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल की जो एनर्जी होती है वो आर सी एच होती है। कई बार क्वेश्चन उस पर भी बन सकता है। तो यहाँ पे उसने अपन को 13.6 किया, ये देके थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की। पहले इसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट ये था, तो इससे अपन ने एन की वैल्यू निकाल दी, एन इज इक्वल 4। दूसरी छोटी चीज़ क्या थी, कुछ लोग जेड में दिमाग लगाए, तो भैया हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। तो पहली चीज़ तो इसमें एन निकाल लेंगे। अब बोले टोटल नंबर ऑफ डीजनरेसी, डीजनरेसी मतलब तो अपभ्रष्टता, मतलब कि जहाँ पर कंसेप्ट आपका थोड़ा सा फेल हो रहा हो या वो कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब n इज इक्वल 4 है तो फोर्थ सेल में कौन कौन सी सब सेल होंगी, तो आपका 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा एंड 4f होगा। तो इनके अंदर की जो सब सेल होंगी उनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, जबकि इनकी होनी चाहिए अलग अलग। ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि ये सब वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसलिए। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तो सब सेल है, इसके अंदर एक सब सेल होती है, इसके अंदर एक ऑर्बिट होता है, इसके अंदर 3 होते हैं, इसके अंदर 5 और इसके अंदर 7। टोटल क्या जाएगा, 7 और 5 12 और 4 16, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर है, टोटल नंबर ऑफ डीजनरेसी। क्वेश्चन में अगर वो बोल देता है इसी सेल में m की वैल्यू बताइए, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू होती है n स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तब भी आंसर 16 होता है। क्वेश्चन में वो पूछ लेता इस सेल के अंदर टोटल सब सेल बताइए, तो क्या होता 4 होता। कुछ भी ऐसे पूछ लेता, आप कॉमन सेंस से निकाल के बता देते, पर मेन जो क्वेश्चन में आर सी एच की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये तो इस क्वेश्चन को इस हिसाब से सेट किया गया है। क्वेश्चन में वो फर्स्ट सेल के लिए बोले तो अकेला आर सी एच होगा, आगे वैल्यू सेट करके रख सकता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये मिक्स क्वेश्चन है। ऐसे कंसेप्ट पर क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सुपर कंसेप्ट जो है, तो देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ कंसेप्ट क्लियरिंग भी है। और इसके अलावा इसमें जो हम ट्रिक सीखेंगे या जो इस तरीका हम यूज़ करेंगे, वो तरीका मुझे लगता है पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स में लगता ही रहता है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। इन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू न्यूक्लियस इज आर। क्वेश्चन को हमेशा पार्ट वाइज पढ़ना चाहिए। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ। और क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू न्यूक्लियस इज आर, मतलब कि अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस तक जो पहुंच पा रहा है अल्फा पार्टिकल, उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस सबसे ज़्यादा करीब जब था तब डिस्टेंस आर थी। कब, जब वेन मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पी, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम जब पी है तो वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट जब पहुंचता है तो डिस्टेंस आर है। वो बोल रहा है इफ मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल बिकम्स जस्ट 6 टाइम्स देन व्हाट वुड बी इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि मोमेंटम जो है 6 टाइम कर दिया जाए, मतलब मोमेंटम क्या है, संवेग m इंटू वी 6 टाइम कर दिया, तो उस टाइम पर वो जो डिस्टेंस है वो क्या होगी। तो पहले तो कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि डिस्टेंस पहले से बढ़ेगी या घटेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका मान लिया हमने न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो ये आया, आके वापस आपको पता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में लौट भी जाता है। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, r। समझ गए। अब वो बोल रहा है कि इसका मोमेंटम जब r तब है जब मोमेंटम p था। मोमेंटम क्या कर दिया हमने इसका 6p, 6 टाइम्स बढ़ा दिया, तो r क्या होगा, r भी 6r हो जाएगा या 6 टाइम कम होगा या ज़्यादा, पहले सोचेंगे। तो जब मोमेंटम बढ़ा दी, मतलब एक तरीके से पावर बढ़ा दी, तो पहले तो ये और ज़्यादा करीब जाएगा तो r कम हो जाएगा। तो पहले तो ऑप्शन में यही देख लो कि r कम किस में हो रहा है।
तो R कम किस में हो रहा है। अब उसके अलावा अभी ये भी देखना है कि कितना कम होगा। तो देखते हैं, इस कंसेप्ट में बहुत अच्छा कुछ छिपा हुआ है। देखिए कंसेप्ट पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पर बेस्ड है, क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में आ सकता है। क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी दी जाती है और पोटेंशियल एनर्जी उसको रोक लेती है। काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज की फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, K(Q1Q2)/R। देखिए K(Q1Q2)/R² होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला और K(Q1Q2)/R होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, और ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होता है। यहाँ के हिसाब से उसको कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो वो इधर बोल रहा है आपसे कि मोमेंटम जो है, बात हमको मोमेंटम की फॉर्म में करनी है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में नहीं। लेकिन कंसेप्ट तो काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है, तो काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, mv होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1/2, अभी इतना तो पहले से ही है, इसमें मैं m/m का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उससे क्या हो जाएगा 1/2 m² v² और अपॉन नीचे m। अब ये ऊपर का मोमेंटम है या नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ 1/2 p²/m। कुल मिला के मोमेंटम की फॉर्म में आ गए। और इधर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में बात करें तो k तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। Q1 मान लिया अल्फा पार्टिकल का चार्ज, तो Q अल्फा लिख देता हूँ। वैसे 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होता है, और Q2 क्या है, Q2 न्यूक्लियस का चार्ज होता है, तो QZ बोल सकता हूँ इसको, अपॉन R ये बीच की डिस्टेंस है। तो कुल मिला के इसके बराबर क्या बन जाएगा हमारा कंसेप्ट, 1/2 p²/m K Q अल्फा QZ/R। कुल मिला के कंसेप्ट क्या है, आप देखेंगे मोमेंटम और डिस्टेंस में आपको रिलेशन देखना है। इसमें मोमेंटम और डिस्टेंस में रिलेशन देखना है, पूरा सबको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस और मोमेंटम का रिलेशन है। तो क्या समझ में आया हमको कि इस कंसेप्ट में p² जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है R। ये कंसेप्ट हमारा निकल के आया। जब ये कंसेप्ट निकल के आया तो इससे मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला बना लूँगा अपना 2 कंडीशन वाला, R1/R2 = P2/P1, बट इस साइड क्या लगा है, स्क्वायर। बोलिए, इससे ये इस फॉर्मूले को पहले बनाना आना चाहिए, और इस फॉर्मूले को बनाने के बाद इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर ये ट्रिक आपको आती है, ये तरीका आपको आता है, बहुत ईजी है, मुझे लगता है आपको आता होगा। बट अगर ये आता है तो मुझे लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के आधे टॉपिक्स में ये यूज होता ही होता है। तरीका कर देंगे बस। R1 की वैल्यू तो R है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। R2 निकालना है। P2 सेकेंड कंडीशन में वो बोल रहा है 6p, और फर्स्ट कंडीशन में ओनली p का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, R1/R2 = 36 p²/p²। p से p² कट जाएगा, तो R1 = क्या हो जाएगा, सॉरी अपन को क्या R2 निकालना है, तो R2 = हो जाएगा R1/36। ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस जो है, पहले के कंपैरिजन में डिस्टेंस कितनी है, 36 टाइम्स कम हो जाएगी। मोमेंटम को 6 टाइम बढ़ाया और डिस्टेंस 36 टाइम कम हो जाएगी। तो इस तरीके क्वेश्चन को अपन को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये रिलेशन वाला क्वेश्चन था, वो वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। बट ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के वो सारे 5 क्वेश्चन बताए हैं जो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारा कुछ है, आप पूरा पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत कम आएगा। आज आपको मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ घर के लिए, लेकिन मैं आपको इस चीज़ का बोल रहा हूँ कि आज आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो MIQ सीरीज़ में आपके लिए बना रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है, और इस MIQ सीरीज़ में आप कौन कौन से टॉपिक्स और चाहते हैं इसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।